नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 7 मार्च को शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलने वाला है। सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार कई ज्वलंत मुद्दों को उठा रहा है। सदन में सवाल किए जा रहे हैं, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे रही है। हरियाणा के बजट को लेकर भी सदन में खूब हंगामा देखा गया। तो इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लगातार ज्वलंत मुद्दों की गूंज देखने को मिल रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हावी हो रहा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का बखूबी जवाब दे रही है। वहीं 2025-26 के लिए हरियाणा का बजट पेश किया जा चुका है। बजट पेश होने के बाद एक ओर जहां सत्ता पक्ष इसे जनहितैषी और कल्याणकारी बता रही है, तो वहीं विपक्ष है कि बजट पर सवाल उठाना बंद ही नहीं कर रहा। हर विभाग के लिए आवंटित किए गए बजट पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बजट पर तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 17 मार्च को राज्य के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया था। प्रदेश में अब तक का ये सबसे ज्यादा बजट है। सीएम ने 80 पेज का बजट भाषण पढ़ा था और हर वर्ग के लिए बजट में ऐलान किया। बीजेपी का कहना है कि ये जनहितैषी है और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है कि बजट पर लगातार सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बजट पर सवाल उठाया, साथ ही कर्जे को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये बजट जो इन्होंने 2,05,000 करोड़ के करीब का दिया है 24-25 का के मुकाबले में, जो 1,99,876 करोड़ का था, इंक्रीज एक्चुअल 7.6% है। लेकिन असली इंक्रीज कितना है बजट का? अगर इन्फ्लेशन रेट जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया इन्होंने, वो 4.8 दिया है, तो इसका मतलब एक्चुअल इंक्रीज तो 3.1 है। बता रहे हैं 13% हमने कर दिया, 14%। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कृष्णलाल पंवार ने हरियाणा में नेता विपक्ष का चयन न होने को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है। लीडर कौन हो, वो 6 महीने में विचार नहीं कर पाया। हरियाणा के बजट को लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का बजट पेश किया गया, जिसमें सभी वर्गों और सभी विभागों पर पूरा फोकस किया गया है। हालांकि विपक्ष बजट को लेकर सवाल उठा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री नायब सैनी 27 मार्च को बजट पर जवाब देंगे, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या कुछ संग्राम होता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। कमल हांडा, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में कांग्रेस से करती हूं। कमल जी, बजट को लेकर और सत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी ओर सत्तासीन बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, भूपेंद्र हुड्डा को घेर रही है। कहा गया कि हुड्डा में तानाशाह की प्रवृत्ति है और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाएंगे। ज्योति जी, आपको नमस्कार। पैनलिस्ट को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मुंह में हो मीठी मीठी बातें, बीजेपी के लिए मुंह में हो मीठी मीठी बातें रग भाजपाइयों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। जिनको हुड्डा में तानाशाही दिखती है, आपकी आवाज नहीं मिल रही कमल जी, आएंगे आपके पास इसी प्रश्न के साथ, उत्तर आप दीजिएगा। मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आजाद जी,
बार बार हर बार की कहानी है, क्योंकि लगातार 10 साल से आप लोग सरकार में थे। इस बार भी सरकार आप लोगों की बनी है, हैट्रिक लगाई है, और इस बार के बजट को लेकर भी कांग्रेस ये कह रही है केवल कर्जा है। कर्ज कितना है, खर्च कितना है, इसको लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। बार बार भूपेंद्र हुड्डा की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है इसी मुद्दे पर। जी ज्योति जी, देखिए मैं कहता हूँ 10 साल से हमारी सरकार है और लगातार कांग्रेस विपक्ष में है। आप हर बार के बजट के बाद किनकी प्रतिक्रिया पढ़िए, कोई नई बात लेकर के आइए, हर बार वही बात दोहरा फिरा करके होती है। इस बजट में कुछ नहीं है, विपक्ष में एक रटा रटाया उनका एक सेंटेंस है, मतलब उसके अलावा मुझे लगता है इनके पास कुछ नहीं है। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जनता का विश्वास है कि वास्तव में इस प्रदेश की जनता की भलाई अगर कोई सरकार चाहती है, कोई संगठन चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका भरोसा है। अब रटा है, इनका जवाब होता है हर बजट के बाद। आप मैं कहता हूँ 10 साल के इनके बयान उठा के इसके नेताओं के वही सेम बयान मिलेंगे। थोड़ा सा मेरा निवेदन है इन कांग्रेस के नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से, क्योंकि थोड़ा सा भैया उसको बदलिए उस सेंटेंस को ना। 10 साल में लगातार आप वही बात हर बजट के बाद बोलते हैं। और आप अच्छे जो अर्थशास्त्री हैं या फिर जो बजट के बारे में या अर्थशास्त्र का जो ज्ञान रखते हैं, जिनको जानकारी है, उनके कमेंट्स आप देखिए बजट के ऊपर कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट के अंदर। और मुझे लगता है कोई ऐसा वर्ग है नहीं जिसके लिए सरकार ने नहीं सोचा है। एक अंत्योदय की भावना लेकर के जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, उसी को लेकर के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में दिया गया है। और लगातार सरकार का प्रयास है कि आम जन के जीवन को सरल किया जाए, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए। लगातार सरकार काम कर रही है, पिछले 10 साल से करिए, अगले 5 साल भी जनता ने और मौका दिया है और दुगनी तिगुनी गति से विकास प्रदेश का होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। विपक्ष के नेताओं का लगातार एक ही काम है, सरकार के जो भी काम होते हैं उनमें कमियां निकालना। ठीक है, कमियां निकालिए, हम नहीं कहते उसका काम ही कमियां निकालना है, लेकिन बयान थोड़े बदलिए ना, रेटे रेटाए बयान मत दीजिए ना कि आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, आंकड़ों की बाजी के लिए। मुझे लगता है ये सारे बयान यही होते हैं पिछले 10 साल से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, हर बजट में सब वर्ग का ध्यान रखा गया है। और हरियाणा की जो जनता है, 2.80 करोड़ जो जनता है, उस जनता ने पूरे बजट को सराहा है। इस बजट से सबको उम्मीद है और हर वर्ग को जिस प्रकार से आप देखेंगे तो कुछ न कुछ सब वर्गों के लिए है इस बजट। एलओपी को लेकर सवाल था हांडा जी आपसे, भूपेंद्र हुड्डा की तानाशाही के चलते एलओपी नहीं मिल पाया है हरियाणा को, ये कहना है अनिल विज का। ज्योति जी, बात ऐसी है, चोर मचाए शोर, एक तो कोड़ ऊपर से खुजली। तानाशाह कौन है ये आप ग्रोक से पूछिए, आप ही पूछ लीजिए चाहे। ज्योति जी, ग्रोक मालूम होगा जिसके कंटेंट को सेंसर करने की कोशिश की जा रही है। मस्क हाई कोर्ट पहुंचकर उसने मुकदमा दायर कर दिया है। किसके लिए किया मुकदमा दायर आप जानती होंगी, पत्रकार हैं, आपको तो नॉलेज होगी ना कि तानाशाह कौन है देश में। इतने सालों में जब देखते हैं हुड्डा साहब के ऊपर ये अटैक करते हैं, क्यों? क्योंकि इनको हुड्डा साहब से चुनौती लगती है। मैं एक बात यहाँ पर, मैं बजट पर तो मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं एक बात का जवाब दे दूं। 1966 से लेकर हरियाणा, 1966 में हरियाणा बना, ठीक है, 60 साल हो गए हैं उसको। ओके, 1977 से आपके 80 तक जो है देवीलाल का राज था, उस पर भी बीजेपी शामिल थी, तब की कोई बात नहीं होती। फिर आ जाइए आप 80 से 87 तक भी भजन लाल की सरकार थी, उनके ऊपर भी कोई बात नहीं होती क्योंकि उनका बेटा बीजेपी में है। 87 से 91 तक ओपी चौटाला की थी, बीजेपी शामिल थी साहब, तब उसकी कोई बात नहीं होती। ठीक है, 91 से 96 भजन लाल की सरकार थी, उनके परिवार के लोग भी इनमें शामिल है बीजेपी में, इसलिए उन पर कोई बात नहीं करता। 96 से 99 बंसीलाल की थी और 99 से 2005 पे चौटाला का राज था। क्या ये सारे सत्यावरी हरिश्चंद्र की औलाद थे जो हमेशा हुड्डा साहब पर ही तंज कसा जाता है? मुझे इस बात का जवाब लेकर देना आप, जो आजाद साहब आए वहां आजाद है या नहीं है, या मानसिक रूप से गुलाम हो ही चुके हैं जितने भी भाजपा के पत्रकार हैं। अब मैं बात करती हूँ बजट पर। एलओपी पर हमारी चिंता न करें, झारखंड में तो इनका अभी तक नहीं बना है, कर्नाटक में एक परिवार के लोग आप उनकी मानसिक गुलामी झेल रहे हैं। आप ये बहुत गलत बात कर रहे हैं संदीप जी, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप मानसिक गुलामी की बात कर रहे हैं, पूछिए मानसिक गुलामी कौन झेल रहा है? एक परिवार के लोगों की मानसिक गुलामी झेल रहे हैं आप लोग आज तक। यार आप कभी नेतृत्व परिवर्तन करने की सोची नहीं आपके लोगों ने। आप देखिए मानसिक गुलामी कौन झेल रहा है, मानसिक गुलामी कौन झेल रहा है आपके बला कौन जानता है? संदीप आजाद जी, आप इनको अपनी बात कहने दीजिए, इनको अपनी बात कहने दीजिए, आप जल्दी अपनी बात पूरी करें। कमल हांडा जी, मेरे को हैरानी होती है, लेकिन किसी चैनल में मैं खुला बोल रही हूँ, मैं किसी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सके कि आपने निकाय के सामने करने के लिए ही रखा था। सारे सबूत सामने आ गए हैं कि आप एपिक में आप वोटर कहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। जनता चौक पार्टी तो भाई है, वोटों की डकैती भी ये करती है, ठीक है।
आप लोग कई बार कह देते हैं कि जी ठीक है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो मतलब इलेक्शन कमीशन घपले कर रहा है तो आप चुनाव का बहिष्कार कर दो, ईवीएम का बहिष्कार कर दो। अरे भाई, घर में डकैत घुसेंगे तो आप उनका बहिष्कार करेंगे या उनके साथ लड़ेंगे? तो हम लड़ रहे हैं, सारा विपक्ष लड़ रहा है। दूसरी एक बात पर नहीं चर्चा हुई, किसानों मैडम आप तो खुद ही लड़ रहे हैं, आप अपनी पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, आप किसी से नहीं लड़ रहे हैं, आप तो अपनी पार्टी के अंदर खुद लड़ रहे हैं। चलिए, मैंने आपसे एलओपी को लेकर सवाल पूछा था, आप इस पर उत्तर दे चुके हैं। उसके अलावा भी कई मुद्दों पर आप बात कर चुके हैं। मैं इन लोगों को चर्चा में जोड़ रही हूँ। मैं रेड्डी साहब को चर्चा में होने दीजिए ना। अभी कुछ कहना है आपको? हाँ, मेरे को कहना है। कहिए फिर। किसानों के साथ जो षड्यंत्र किया गया, ये हुई है। अभी जो डल्लेबाज पंडेर जी दफे मीटिंग करे चंडीगढ़ में, अब पता चल गया, खुल गया कि बी टीम कौन है। आम आदमी पार्टी केंद्र में, उधर मीटिंग चल रही है, 3 दिन की प्लानिंग चल रही है। इधर किसानों को अरेस्ट कर लिया बसों में ठूस कर, और नेताओं को संदीप जी थ्योरी डाउन कीजिए। मैं ये बार बार आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? थ्योरी डाउन कीजिए। एमएसपी दे रहे 24 फसलों पर, किसान धरने पर क्यों है? इसका जवाब कोई नहीं देता। क्यों? उस पर चर्चा क्यों नहीं होती हमारे अन्नदाता पर? रेड्डी साहब, अभय चौटाला भी सदन में पहुंचे, कार्यवाही उनकी ओर से देखी गई। आपके दोनों विधायक भी अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। अच्छा, बजट पर जब भी बात होती है, क्योंकि कांग्रेस भी कर्ज को लेकर सरकार को घेर रही है, संदीप जी कह रही है हर बार की कहानी, इसमें कुछ नया नहीं है, आप क्या कहेंगे? वो तो भाजपा के प्रवक्ता झूठ तो बड़ा ही बोलेंगे। संदीप जी तो कह रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं है। इस बजट को लेकर के 2-3 इशू ऐसे हैं जिससे मैं बड़ा चिंतित हूँ। नंबर 1 तो इशू है कर्ज का। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि सरकार ने इतना कर्ज क्यों बढ़ा दिया प्रदेश के ऊपर? जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का शासन था और जब हमारा शासन 2005 में चला गया, कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ, उस टाइम हम जो है मात्र 23,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्ज के रूप में था, जिसमें से 8,000 करोड़ हमारे डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिपॉजिट पड़ा था। यानी कि 14-15 हजार करोड़ का कर्ज हुआ करता था, जो 2014 तक आते आते इन्होंने जो है इसको 70,000 करोड़ पर लेकर के चली गई कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने 3 से 4 गुना कर्ज बढ़ाने का काम किया 10 साल में, और वही 4 से 5 गुना जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, जो 70,000 करोड़ से लेकर के लगभग 3,17,000 करोड़ पहले था और अब और बढ़ गया, यानी 4.25 करोड़ के लगभग अभी हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्ज है। 3,52,000 करोड़ कर्ज सरकार का है और लगभग 71,000 करोड़ पब्लिक अंडरटेकिंग जो सरकार की गारंटी का कर्ज है वो है, जो कुल मिलाकर के 4.25 लाख करोड़ कर्ज बनता है। 5 गुना इन्होंने 10 साल में बढ़ाने का काम किया। आखिर प्रदेश को किस साइड में विकास में ले जाना चाहते हैं? और इसके बावजूद ज्योति जी, दूसरा जो चिंता का विषय है, इन्होंने इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए केवल मात्र 16,164 करोड़ रुपए रखे हैं। किसी भी प्रदेश का, देश का विकास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे इन्वेस्टमेंट होती है, सरकार की रोजगार के अवसर सर्जित होते हैं, काम धंधे मिलते हैं लोगों को, उसके ऊपर मात्र जो है ना 16,164 करोड़ का अनुमानित बजट इन्होंने रखने का काम किया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यानी कि हम जो फिक्स हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा बजट में। ये चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय ज्योति जी इस बजट में है, बीजेपी वाले चाहे कुछ भी कहें, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़े महत्वपूर्ण जो सेक्टर होते हैं, जो हमारे सामाजिक सेवाओं में आते हैं, सामाजिक सेवाओं के अति महत्वपूर्ण सेक्टर शिक्षा एंड स्वास्थ्य के ऊपर प्रति वर्ष बजट परसेंटेज में कटौती की जाती है। आखिर इस सेक्टर को बढ़ाया जाना चाहिए, इसकी सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि प्रदेश का युवा पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना रोजगार चलाने का उसमें काबिलियत आ सके। लेकिन इसी सेक्टर को काटा जा रहा है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है और चाहे शिक्षा का सेक्टर है। इस बार भी यदि शिक्षा के सेक्टर की देखिए मैं बात करूं तो कितने एक अजीब सी बात लगती है कि इतने महत्वपूर्ण सेक्टर को भी ये डाउन करने का काम करते हैं। इस बार शिक्षा के लिए जो फंड रखा है, पहले था 10.94 करोड़, 10.94 हजार करोड़ रुपए, अब केवल 10.39 यानी 0.55% घटाने का काम किया गया। इसी प्रकार से हेल्थ में भी 0.30 घटाने का काम किया गया। आज हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, आयुष्मान भारत वाले प्राइवेट हॉस्पिटलों को पेमेंट नहीं दी जा रही है, वो फंड नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में 50% के लगभग स्टाफ खाली पड़ा है, कम
सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्टाफ नहीं है। और इसके उल्टे जो 134 और 100 और आरटी के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों को, उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही है और फिर भी सेक्टर को घटाने का काम कर रहे हैं। आखिर सरकार क्या सोच करके जा रही है? इस दिशा में सरकार को नहीं जाना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, क्योंकि सरकार को घेरने का काम, सरकार को चेताने का काम विपक्ष का काम होता है और हमारे प्रदेश में बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी का है। और ये दुर्भाग्य की बात है, बड़ा विपक्ष मजबूत विपक्ष नहीं हो पाया है और ना ही हो पाएगा। ना 2019 में मजबूत विपक्ष था हमारे पास और ना ही 2024 में हमारा मजबूत विपक्ष बना। ले देकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोगों को विपक्ष का भी कार्य संभालना पड़ता है और क्वेश्चन भी सरकार को घेरने के लिए हमारे को उठाने पड़ते हैं। कितने दुख की बात है, ये 37 विधायकों वाला बड़ा विपक्ष केवल मात्र 10 प्रस्ताव इस सेशन में इन्होंने रखने का काम किया। 2 विधायक इनलों के इन्होंने 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर के जाने का काम करते, वहां भी ज्यादा। फिर ये जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, इनकी कोई कमी उजागर की जाती है, तो अजीब बात है ज्योति जी, ये इस्तीफे पेश करते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर किसी प्रकार का इल्जाम लगाओगे तो सरकार से टकराने की बजाय, सरकार को जवाब देने के बजाय, उसको घेरने की बजाय इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं। बताओ कहाँ का विपक्ष है? और सरकार खुलेआम जिस मद में घटाना चाहती है घटा रही है, जिस मद में बढ़ाना चाहती है बढ़ा रही है। प्रदेश का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। सरकार को चेताने वाला, जगाने वाला विपक्ष हमारे पास है नहीं। हम 2 विधायक हैं, जितना हम कर पाते हैं कर रहे हैं और घेरने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ताकत जो प्रदेश की जनता ने दी काम करने का, वो आज एक आपस की ही लड़ाई झगड़ों में उलझा हुआ है। संदीप जी, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, कृषि को लेकर सदन में भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। यहाँ रेणु साहब कह रहे हैं कि बजट बढ़ाने की बजाय सरकार घटा रही है महत्वपूर्ण विभागों के। मुझे लगता, देखिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, गरीब कल्याण को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर बार उसके बजट में कुछ न कुछ बढ़ोतरी की जा रही। मुझे नहीं लगता रेणु जी पता नहीं कौन से आंकड़े यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा कि हर बार विपक्ष का एक ही आरोप होता है कि बजट में कुछ नहीं है, घटाया जा रहा है, बजट में घटाया जा रहा है, लगातार कर्जे की बात की जा रही है। रेणु साहब बात करें कि जी हमारी सरकार थी उसमें, भैया आपकी सरकार कितने साल पहले थी? आपकी सरकार के समय में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी? आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में क्या है? तो आप 15 साल में उस समय रुपए की वैल्यू क्या थी, आज रुपए की वैल्यू क्या है? आप कुछ भी नहीं एनालिसिस कर रहे हैं। आप 20 साल पहले अपनी सरकार का एनालिसिस आप बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनलों के प्रवक्ता को मुझे लगता है थोड़ा सा इससे मंथन करना चाहिए। और कर्ज जो है वो पिछले साल की मुकाबले कुछ घटा है, वो बढ़ा नहीं है। आप सच्चे आंकड़ों से लगातार मुझे लगता है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है आम जनता को ऐसी भाषा में समझाने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है। जी एक मिनट आप सुनिए कमल जी मैं आप पे भी आऊंगा, आपकी बात से गुमराह करने का कॉपीराइट भाजपा के पास है। ऊंचा बोलती है, गुमराह नहीं करते, गुमराह आप लोगों ने किया। आप 2019-24 के इलेक्शन गुमराह किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, संविधान बदल देगी। गुमराह तो आप लोग करते हैं ना, गुमराह आप लोग करते हैं। और मैं ज्योति जी, मैं कल कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ डिबेट में था, विजेंद्र रेड्डी जी थे। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी शालीनता से स्वीकार कर रहे थे कि कांग्रेस अपनी कमियों से हारी है, जनता में उनके प्रति विश्वास नहीं था या जो भी उनकी कमियां रही थी। कमल हांडा जी तो किसी डिबेट में स्वीकार भी नहीं कर पा रही है कि वो चुनाव क्यों हारे हैं। हर बार एक ही रटाया उनकी वो एक कहावत है, उसी कहावत को दोहराती रहती है। एक ही उनका रटाया जवाब है, कांग्रेस ने वोटिंग परसेंटेज घटा दिया चुनाव आयोग ने। अरे भैया कहाँ घटा दिया? सब चीजें तो आपके सामने है, सब चीजें आपके पास होती है। आप करिए ना, आप जाइए कोर्ट जाइए, आपके पास अपील के सारे दूसरे तरीके हैं, वहां जाइए। आप एक ही बात को लगातार रट रहे हैं। कुछ नई स्टडी करके आइए, नया विषय लेकर के आइए। आप उन्हीं चीजों को मत दोहराइए कमल जी, और स्वीकार कीजिए कि प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। आपके शासन को जनता ने देखा है 10 साल तक किस प्रकार की लूटमार आपने मचाई है प्रदेश के अंदर, और इस प्रदेश की जनता कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस की दोबारा से कोई सरकार बने। विपक्ष में बैठिए, आराम से चिल्लाना बंद करिए, ठीक है? कमल जी, अभी कुछ दिनों का अवकाश है, उसके बाद जो अंतिम दिन है सत्र के, उसके लिए क्या रणनीति आपकी पार्टी की? सीनियर लीडर, अब मैं भी जरा बजट पर बात कर लूं, उससे पहले रेड्डू साहब को जरा जवाब दे दूं मैं, जो कि भाजपा की भाषा बहुत है, मजबूत विपक्ष है। आपसे तो अर्जुन चौटाला को जितवाया गया, इसीलिए रानिया से हमारे जो मतलब कैसी ने पैसे भरे थे वो ठग लिए इलेक्शन कमीशन ने, और काउंटिंग नहीं कराई, मॉक वोटिंग करके बता दी, क्योंकि अर्जुन चौटाला को वहां से जिता हुआ दिखाना था। तो दिखाया आप लोगों ने। 2 की बात करते हैं मजबूत विपक्ष, शर्म आनी चाहिए आपको। भाजपा को तो पाला पोसा आप ही ने ना,
आरएसएस को भी आप ही ने पाला पोसा। यहाँ पर हरियाणा में कौन लेकर आया था? भाजपा के साथ और उसके सामने। मैडम, भाजपा आरएसएस ने किसी ने नहीं पाला पोसा, उससे कार्यकर्ताओं की ताकत है। ये किसी ने नहीं पाला पोसा। भाजपा को समर्थन दिया, आप उनसे बात कीजिए। किसी ने नहीं पाला पोसा, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत से बात करना बोलूं मैं। ये भाजपा के प्रवक्ता ये ना भूले कि एक समय वो भी था जब इनकी सिर्फ 2 सीटें थी हरियाणा में। वो वक्त दोबारा आएगा में आपका आपकी सत्ता में संघर्ष कर रहे हैं, आपकी सत्ता में रहे, हमने मेहनत की है, हमने लोगों का विश्वास जीता है, सब आगे ग्रोथ की कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा ग्रोथ की बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ग्रोथ की बात? क्यों हमारे हाई कोर्ट में आकर एलन मस्क आकर वो जो है केस कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है या आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि कंटेंट को सेंसर किया जा रहा है, क्योंकि ग्रोथ हर सवाल का बड़ा ही तहजीब से और बड़ा अच्छा जवाब दे रहा है और बड़ा सटीक जवाब दे रहा है। हमारा नहीं है। यही हमारे देश का, यही हमारे देश का कोई हैंडल होता, यही हमारे देश का कोई हैंडल होता तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर देना था। विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, सीधाई बात कीजिए। और संदीप जी, आप ये साथ साथ लगातार मत बोले। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, ये हमारी बात करते हैं, गोबर खाने और खिलाने वाली बातें विधानसभा में हो रही थी। कोई किसी को 10 किलो खिला रहा था, कोई किसी को 66 खिला रहा था, कोई कह रहा था भाई तूने 23 लाख मेरे रिश्तेदार से लेकर वो पेट्रोल पंप देने का वादा किया था। बाकी ये जो इनेलो के प्रवक्ता है, इनको तो ज्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी भाजपा की वो है, टीम है भाजपा की, इसीलिए इन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। ये कहते हैं कांग्रेस लाई बीजेपी को दोबारा। अरे भाई, आप भी 10 सीटें ले आते, आप इतना ही सगे थे प्रदेश के, 10 सीटें ले आते, आप भाजपा को बाहर करते। आपने प्रत्याशी खड़े ही नहीं किया, आपने सिर्फ 2 जीते। पहले एक था, अब वो भी जानबूझकर जीतवाएगा, क्योंकि बापू बेटे की बात आ गई ना, हमारे लिए बड़ा बोलते हैं, अपना भी देखो आप। अब वो टीचरों की भी बात मत भूलना, पीछे जो रेलिंग से काट कर निकाली गई थी, 10 साल रह के आए आपसे दोनों सुप्रीमो, राम रहीम आपकी नाक के नीचे पनका। अब मैडम, मैं बात करूंगी थोड़ा सा बजट पर। बजट जो है, जो मैं थोड़ा सा, मेरे को आपको 1-1.5 मिनट दीजिएगा, मैं सारा ब्रीफ कर दूंगी इसमें। बजट में जो आप बता रहे हैं 2,05,017 करोड़ का जो बजट बता रहे हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड वन। प्रस्तावित है कि इतना टैक्स आएगा, दिस इज नॉट श्योर। ये मैं वही बता रही हूँ, दिस इज इन अ वे, इट इज, मैं कैसे बोल दूं मैं, इट इज नॉट श्योर, इट इज एक्सपेक्टेड। कितना आएगा और इतना यहाँ पर खर्च होगा, जिसमें अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की कोई बात नहीं की गई, बैकवर्ड क्लास की कोई बात नहीं की गई, और दूसरी बात स्कूटी की कोई बात नहीं की, कब देंगे शुरू और कब नहीं देंगे। 2100 रुपए आपकी ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, 500 में सिलेंडर, 2100 किसान के लिए क्या करेंगे जो अभी बेचारा पिटा है और अभी अरेस्ट हुआ है चंडीगढ़ से, जो कि साजिश है केंद्र की सरकार की और उसकी। कमल जी, समय अभी कम है मेरे पास। बजट तो देखिए अनुमानित ही होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। रेणु साहब आगे बोलने देंगी? नहीं बोलने दूंगी, समय नहीं है, नहीं बोलने दूंगी। क्लियर किया है रेणु साहब, लास्ट कमेंट आपका। बोला है। हाँ, देखिए ज्योति जी, मैं कहूँगा शायद हांडा जी को पता नहीं, ये जो है ना अनुमानित ही होता है। एस्टिमेटेड जो है ना बजट होता है और रिवाइज्ड बजट होता है जो लास्ट ईयर का था, और ये एस्टिमेटेड बजट है, एस्टिमेटेड ही बनाया जाता है हांडा जी। एक्चुअल आप फिगर नहीं दे सकते कि इस मद पर इतना ही खर्च होगा, वो 19-21 होता रहता है और वो लास्ट में रिवाइज्ड एस्टिमेट बन जाता है, जो लास्ट में अगले बजट में वो रखा जाएगा। दूसरी बात ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है ना बीजेपी को ले आई। कांग्रेस बीजेपी को नहीं लाई बहन जी, कांग्रेस के मुंह में से छीन करके लेगी बीजेपी। हरियाणा प्रदेश तो कांग्रेस को बनाना चाह रहा था और आपने इतना मजबूत पकड़ थी आपकी कि आपसे छीन करके बीजेपी सरकार को ले गई। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी आपको पसंद करते थे और फिर आपने हाथ खड़े कर दिए दोनों ऐसे निकाय चुनाव में कि हमारे बस की बात नहीं है, अब तो इनेलो वाले ही संभालेंगे, इनेलो के साथ लग जाओ प्रदेश के लोगों, और कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी अभी, इसलिए निकाय चुनाव में आप दोनों हाथ खड़े होकर करके और अपने घरों को चले गए। इसलिए शर्म हमें आ रही है, इस बात की हमें शर्म इसलिए आ रही है। आप म्यूट हैं कमल जी। दूसरे प्रदेशों के लोग पूछते हैं आप म्यूट हैं, एनर्जी जाया ना करें। लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बन रहा है, विपक्ष का नेता क्यों नहीं आपका खड़ा होता है सरकार को घेरने के लिए। हमें शर्म आती है इस काम के लिए कि जो पार्टी को सत्ता से बाहर होना चाहिए था, आज वो पार्टी सत्ता में बिठा दी गई है, कांग्रेस के मुंह में से छीन करके लेगी। इस बात के लिए भी हमें शर्म आती है। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का, चर्चा में शामिल हुए आप लोग। तो हरियाणा के बजट सत्र को लेकर हमने चर्चा की, किन किन मुद्दों की गूंज के इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।